फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 1 कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक NCERT 2022-23 के डाटा के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुल कितने अध्याय दिए हैं, फिर इन अध्यायों को हम एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, एक प्रश्न तो यहाँ से आ जाता है कि एग्जाम में अक्सर, हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अधिनियम 1976 में क्या जोड़ा गया था? प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की प्रस्थापना की गई थी। संविधान के 42वां संशोधन 1976 में राष्ट्र की एकता शब्द को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, कुल अध्याय इसमें 11 हैं, पेज 114 हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक एक अध्याय को हम अच्छे से करते हैं विद ट्रिक, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और एग्ज़ाम में यदि यहाँ से कोई प्रश्न बने तो आपका प्रश्न वो 100% सही होना चाहिए। अध्याय नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुमने रेडियो पर सुना होगा, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम आखेट किसे बोलते हैं? शिकारियों को बोलते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग क्या करते थे, लोग कहाँ रहते थे। कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रहक थे। यानी कुछ तो कुशल संग्रहक क्या होता है? इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। यानी जंगलों से लोग क्या करते थे? इकट्ठा करते थे खाने पीने की वस्तुएं। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों का पता लगाओ कहाँ पर हैं, जो उत्तर पश्चिम में हैं। यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। आज से 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं, जौ जैसी फसलों का उपजाना कहाँ आरंभ किया था? सुलेमान की पहाड़ियों में। कहाँ पर हैं? उत्तर पश्चिम में। उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल, पशुओं को पालतू बनाया। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, भारत के उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ हैं तथा मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ। सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पश्चिम में भारत के। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है, जहाँ सबसे पहले चावल का उपजाया गया था।
सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाया गया था? विंध्याचल के उत्तर में, जो विंध्याचल पर्वत है मध्य भारत में है, वहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। इस मैप में कुछ नदियाँ दिखाई गई हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ हैं, ये इधर से गंगा आती है, झेलम, चिनाब, रावी, ये सब नदियाँ बताई गई हैं। इन नदियों को आप अच्छे से देख लें। सोन नदी किसमें मिलती? गंगा मिलती है। चंबल, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नीचे है। सतपुड़ा की पहाड़ियों को और सतपुड़ा की पहाड़ियों को कौन सी नदी अलग करती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अलग करती है। नीचे यहाँ पर तुंगभद्रा नदी दिखाई गई है और इधर कृष्णा आती है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी हुई? कृष्णा की। कावेरी नदी इधर है और पेनियार नदी इधर है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 इन 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ पर? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्रवर्ती तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और आरंभिक नगर किस नदी के किनारे बसे थे? सिंधु या नर्मदा के किनारे 4700 वर्ष पहले। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ, सोन नदी का पता लगाओ। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। हमने देखा था मैप में, गंगा की सहायक नदी सोन है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध का था। जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जो दक्षिण में है, वहाँ का क्षेत्र क्या कहलाता है? मगध। वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध गंगा के दक्षिण में था, जहाँ आज वर्तमान में कौन सा राज्य है? बिहार है। और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। किसने विशाल राज्य स्थापित किया था? मगध के शक्तिशाली शासकों ने। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देख लीजिए, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। और यहाँ पर बिहार है। इसे पहले मगध कहा जाता था। मगध को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बिहार। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के किनारे जोखिम भरी यात्रा की है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी तो काफिलों में जाते थे, काफिलों को समूह बोलते हैं। तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जहाज़ों में मूल्यवान वस्तु एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर कौन जाते थे? व्यापारी काफिले में चलते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे वो अपनी सलाह देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। वे एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश कुछ लोग
नए और रोचक स्थानों की खोज में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। दक्षिण एशिया। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत आता है, भारत आता पाकिस्तान, फिर उधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आते हैं दक्षिण एशिया में। कुल कितने देश आते हैं दक्षिण एशिया में? 1 2 3 4 5 6 देश आते हैं, याद रखेंगे। न तो म्यांमार दक्षिण एशिया में आता है और न ही चीन दक्षिण एशिया में आता है। ये दोनों दक्षिण एशिया में नहीं आते हैं। बाकी सभी देश दक्षिण एशिया में आते हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। अफगानिस्तान और ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों के दर्शाया गया मैप है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता मैप। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बंटा होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया को प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह समुद्रों से टकराता है, उधर पहाड़ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, इस कारण से। एक बार मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये बात पहले की है, जब तक हवाई जहाज नहीं आए थे। जिन्हें ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते थे। जिन्हें ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकते थे तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। आज की बात है, आज गहरे समुद्रों को पार कर लिया है। जो पर्वतों की ऊंचाई है उसको भी छू लिया है आज। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। उपमहाद्वीप भारत में बाहर से विदेशों से कुछ लोग आए और भारत में बस गए। लोगों के आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत को रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों से अपनाते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया शब्द प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किसने कहा? इंडस से। इंडस का संस्कृत भाषा में क्या अर्थ है? सिंधु नदी। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अपनी एटलस में ईरान का और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा था। ईरानियों और यूनानियों ने 2500 साल पहले सिंधु नदी को क्या कहा था? हिंदोस कहा था। ईरानी और यूनानी भारत में कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। यानी ये नदी इधर थी और नदी के पूर्व में जो भूमि थी इसको इंडिया कहा था और इस नदी को क्या कहा था? हिंदोस या इंदोस कहा था। और सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया नाम कब पड़ा था? लगभग 2500 साल पहले। किन लोगों ने नाम लिया था? ईरानियों और यूनानियों ने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह था। यानी उत्तर पश्चिम में जो भारत में लोग रहते थे उन लोगों को हम भारत नाम से पुकारते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में है, जो भारतवंश है। इसका वर्णन हमें किसे मिलता है? संस्कृत के वेद
ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस का नाम मिलता है? भरत का। ऋग्वेद किस भाषा में रचे गए थे? संस्कृत में। और ये भरत नाम कितना पुराना है? लगभग 35,000 वर्ष पुराना है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। अतीत के बारे में हम जानकारी पुस्तकों से ले सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती थी। जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? पांडुलिपियाँ। क्या? पांडुलिपियाँ। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ होता है। मेन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियाँ हैं किस पेड़ की छाल पर लिखी जाती है? भुर्ज नामक पेड़ की। यह भुर्ज नामक पेड़ कहाँ मिलता था? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में मिलता था। यहाँ से याद रखेंगे कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों को क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और मैन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। हाथ यानी हाथ से निकला हुआ, हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती हैं। यह पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो ये पांडुलिपियाँ हैं कब लिखी गई थी? 1000 साल पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों का प्रयोग, पत्तों को काटकर किताब बनाने के लिए पहले ताड़ के पत्तों को काटा जाता था। उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया था। जो ताड़ के पत्ते उनके अलग अलग हिस्से होते थे उनको एक दूसरे से बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कहाँ पर? ये नीचे दिखाई गई है। देख लीजिए, ये एक पांडुलिपि दिखाई गई है भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर या ताड़ के पत्तों पर। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। जो आज की पांडुलिपियाँ हैं कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में, विहारों में प्राप्त होती हैं। आज पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? मंदिरों और पहाड़ों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। जो पहले लिखे जाते थे ग्रंथ या नाट्य लिखे जाते थे, कविता लिखी जाती थी, महाकाव्य थे, वो किस भाषा में लिखे जाते? संस्कृत में लिखे जाते थे। लेकिन कुछ प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इस प्रकार से आज ग्रंथ जो बुक लिखी जाती हैं, बढ़िया वाली बुक लिखी जाती हैं आज के युग में, वो किस भाषा में लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन भारत के, हरियाणा के लोगों की आम भाषा कौन सी है? हिंदी है या हरियाणवी है। लेकिन लेखन की भाषा मुख्यतः अंग्रेजी है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुस्तकों के साथ साथ। ये ऐसे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते हैं ताकि उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्तीर्ण करवाए हैं।
उदाहरण के लिए पराय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखवाते थे। क्या तुम बता सकते हैं कि कठोर स्तर पर लेख लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे, इनका क्या लाभ है? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं हैं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। पुरातत्वविद जानवरों की, चिड़ियाओं की, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें पता लगाने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति हैं इनके अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ा के अवशेष मिलते हैं? पांडुलिपियों के अभिलेखों के पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इतिहास के कैसे जानते हैं? कौन से सोर्स हैं? पुस्तकों से, पांडुलिपियों से, अभिलेखों से। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक होता है। कोई सोर्स मिल जाता है तो अतीत के बारे में पढ़ना आसान होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। यानी स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उससे हम अतीत में पहुंच जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए किया जाता है। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। यानी अतीत शब्द कैसा है? बहुवचन शब्द है। याद रखेंगे, अतीत कैसा शब्द है? बहुवचन शब्द है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी जो हमारा अतीत है, इतिहास है, उसके अलग अलग मायने हैं सभी लोगों के देखने के नज़रिया। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जो राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। जैसे ही हम आज भी देखते हैं, उसमें भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप है, यहाँ पर अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ करते हैं। अंडमान द्वीप पर लोग अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मछलियों से। शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो अंडमान द्वीप है वहाँ पर आज भी आदि मानव रहते हैं जो अपना भोजन मछलियों से, शिकार से, फल फूल से प्राप्त करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने
कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो मछुआरे हैं, शिकारी हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं, ये अपने काम के बारे में लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद हैं, उनकी सहायता से हमें जो पीछे इतिहास है, लोग कैसे रहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख बता दोगे, महीना बता दोगे, वर्ष बता दोगे, जैसा कि 2000। इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो आज हम वर्ष की गणना करते हैं, जैसे 2002 है, 2003 है, ये कब किससे माना जाता है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हुए हैं? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है, 2000 कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से 2000 माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को क्या कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व होते हैं। ईसा से पहले, ईसा पूर्व, ईसा से पहले बोलते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अब आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करें। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में BC होता है तो हिंदी में क्या होता है? ईसवा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। BC का अर्थ होता है, BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा देखते होंगे। AD लिखा देखते होंगे। AD को हिंदी में ईसवी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा पाते हैं। ऐसा यह एनो डोमिनी AD यानी ईसा के जन्म के बाद। नाउ 2 लैटिन शब्दों से मिलकर का तात्पर्य है ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है AD का अर्थ। कभी कभी AD की जगह पर CE तथा BC की जगह पर BCE लिखा देखते होंगे। AD के स्थान पर CE और BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। CE अक्षरों का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। B का अर्थ बिफोर, बाकी C कॉमन एरा। CE का अर्थ है कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब भी इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य लोग करते हैं। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग के लिए 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। भारत में तो तिथियों गणना है कब शुरू हुई थी? तो 200 साल पहले शुरू हुई थी। कभी कभी अंग्रेज लोग BP अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। BP का अर्थ क्या है? बिफोर प्रेजेंट। यहाँ से याद रखेंगे BC हिंदी में ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से पहले, AD हिंदी में ईसवी बोलते हैं, एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है। AD की जगह पर CE का प्रयोग होता है। AD की जगह पर CE का प्रयोग हो जाता है। CE का अर्थ क्या होता है? कॉमन। C का अर्थ है कॉमन, E का अर्थ एरा। BCE की जगह पर BCE का प्रयोग होता है बिफोर कॉमन एरा। और कभी कभी आप जानते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं किसका प्रयोग करते हैं? BP का प्रयोग करते हैं। BP क्या होता है? BP बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर स्तंभ पर उत्तीर्ण किए जाते। जो अभिलेख हैं कैसे स्तंभ पर लिखे जाते थे? कठोर स्तंभ पर उत्तीर्ण यानी खोदे जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व के लिखे हैं। सभी लेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। सबके साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है?
इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि जो प्राचीन बहुत समय के पहले के अभिलेख हैं उन पर जो लिखा है कि उन पर क्या लिखा है, कैसे जानते हैं पुरातत्वविद? अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा, जो अज्ञात शब्द हैं उनको निकालने की एक प्रक्रिया है उसके द्वारा। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने का एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिली है। तब 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहती थी। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है जो मिस्र है। मिस्र कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। उसके एक उत्तरी तट पर जो मिस्र है, इधर मिस्र है, इसका जो उत्तरी तट है यहाँ पर रोसेटा नामक कस्बा मिलता है। यहाँ से एक उत्तरी पत्थर मिला है। मिस्र में एक कस्बा है रोसेटो से एक उत्तीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में लिखे हैं। एक ही लेख को 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं। यूनानी लिपि और मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। राजा रानी के जो फोटो हैं लिखे जाते थे, जैसे किसी में लगाए जाते थे फ्रेम में, तो उसे क्या बोलते हैं? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों का अलग अलग बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया का प्रयोग किया गया है। कृषि का आरंभ 8 से 8000 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर को कब बसाया गया था? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के आसपास मगध है जहाँ वर्तमान में बिहार है, कब बसा? 2500 ईसा पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 साल पहले वर्ष पूर्व। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। नर्मदा घाटी आखेट व संग्रहण, यानी जो आखेट संग्रहण होता है, याद रखिए ट्रिक की, जो आखेट होता है शिकार होता है वो नरम होता है। आखेट शिकार क्या होता है? नरम होता है। मगध पहला बड़ा राज्य था, वर्तमान में बिहार है। जैसे हम चाय दूध लस्सी पीते हैं, मग्गा में पीते हैं। मग्गा क्या होता है? बड़ा होता है। गारो की पहाड़ियाँ प्रारंभिक कृषि, यानी गारो से याद करो गारा क्या होती है? मिट्टी में पानी मिलाने के बाद उसमें क्या होती है? कृषि होती है अच्छे से। सिंधु तथा की सारी नदियों में प्रथम नगर बसे थे। गंगा नदी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे थे और गंगा नदी की लंबाई भी कितनी है? 2500 किलोमीटर ही है। पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों के प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी या भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थरों पर, धातुओं पर, कठोर स्तंभों पर उत्तीर्ण यानी खोदकर लिखे जाते थे। मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर के लेख कितनी भाषाओं में लिपियों में उत्तीर्ण हैं? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में जो पत्थर के लेख मिले हैं और 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में और लिपियों में लिखे गए हैं। मिस्र का रोसेटा नामक कस्बा है, वहाँ से एक पत्थर का लेख मिला है जो 3 भाषाएं हैं और 3 ही लिपियों में है, यानी अलग अलग लोगों द्वारा लिखा गया अभिलेख है। शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है? शेर का प्रयोग हम एल के करते हैं, एल फॉर लाइन, लाइन मैंने शेर। चिड़िया के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, ए का। सुकेर के लिए पी का प्रयोग, अर्थ त्रिभुज के लिए टी का प्रयोग, इसके लिए ओ का, और लाइन के लिए एल का प्रयोग किया गया है। इसके लिए एम का, आई का प्रयोग,
ये याद रखेंगे यहाँ से। त्रिभुज के लिए के का। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी।